नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। उसके साथ-साथ एक बोनस पॉइंट भी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि जितने सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया इस कंपनी के बारे में एक बार अपडेट पाने के लिए, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एंजल वन के बारे में। देखिए, मैं बहुत पहले से आपको मैं बोल रहा था कि अ, किसी भी कंपनी अगर लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर जा रहा है और उसका अभी एक लेवल में जाकर रुक कर फिर से वापस आ रहा है, तो हमेशा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे इस कंपनी के अगर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए कितना लंबा जर्नी होने के बाद, एक बिग जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, एक जगह पे वो रुका। क्योंकि देखिए, पहले एक एंट्री बना था, यहाँ पे एक कप विद हैंड पैटर्न बना, उसके बाद मैंने एंट्री लिया था, यहाँ पे भी टारगेट मिला। दूसरा एंट्री यहाँ पे फिर से एक बार बनने के लिए मैं तैयारी में इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था और उसके बाद इस रेंज को क्या किया, ब्रेकआउट किया और ऊपर गया। अभी देखिए तीसरे वाला जो रेंज बना था, यहाँ पे एक शोल्डर बना। उसके बाद मुझे लग रहा था कि फिर से एक बार एक कप बनेगा और सॉरी एक हेड बनेगा, उसके बाद एक शोल्डर बनेगा। तो एक फिर से एक एंट्री लेने वाला हूँ, मगर यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा। यहाँ पे अगर रेंज के बेसिस में बात करो तो एक बड़ा-सा एक कप बनने का सॉरी हेड बनने का तैयारी में है। और आप एक एक चीज़ नोटिस करना कि जब-जब वो 200 डेज़ ईएमए के आसपास आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 200 डेज़ ईएमए के आसपास आया, बाउंस बैक किए। और पहले भी देखिए 200 डेज़ ईएमए के ये तो कोविड का सिचुएशन था। कोविड के सिचुएशन में कहाँ पे था? हाँ, आप देख सकते हैं। कोविड के बाद कंपनी का लिस्टिंग हुआ, उसके बाद देखिए किस तरीके से जब भी रिटेस्ट किया ऊपर गया। जब भी इस 200 डेज़ जो मूविंग एवरेज है, इस मूविंग एवरेज के आसपास आए, वो ऊपर बाउंस बैक किए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फिर से इसी लेवल को वो टच करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसी तरीके से करेक्शन हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया है कि सर बिग फॉल होने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि उतना बिग फॉल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका वॉल्यूम देखिए बहुत वीक होता चले जा रहा है। मतलब जो सेलर है, सेल तो कर रहे हैं मगर उतना ज़्यादा सेलर एक्टिव नहीं है जितना सेलिंग होना चाहिए। अगर यहाँ पे इस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल देखने को मिलता और उसके बाद सेलिंग होता, तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर मान लेता। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो स्ट्रांगली इस कंपनी की एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक आने का चांसेस है। पहली बात, 200 डेज ईएमए को वो सपोर्ट लेंगे। इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो 1973 इस लेवल तक आने का वो कोशिश करेंगे। तो एक अलग लेवल का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल तक आने का वो कोशिश ज़रूर करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर जब भी मैं एंट्री लेने के लिए सोचता हूँ, जब भी मैं कुछ डिसीज़न लेने के लिए सोचता हूँ, तो मैं एक चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को एक बार समझना पड़ेगा, सारी चीज़ों को एक बार देखना पड़ेगा। बाकी बाकी देखिए, इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के वाइज़ बात करूँ तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी कमियाँ नहीं है। कंपनी हर साल में खुद की जो सेल्स का ग्रोथ है, वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और इस एक्सपेंस भी देखिए कंपनी किस तरीके से कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो जो कंपनी की इतने शानदार परफॉर्मेंस है, उसके साथ-साथ और एक पॉइंट्स आप नोटिस करेंगे कि कंपनी के जो रेशियोज़ है, वो एक टाइम रेशियोज़ कहाँ तक था? 2015 में कंपनी का जो डेट ऑफ स्टे है, वो 218 डेज़ था और 2016 में 360 दिन था और 2017 में 712 दिन था। मतलब कंपनीज़ के ऊपर जो टाइम पीरियड था, डेट ऑफ डे का जो टाइम पीरियड था, वो बहुत ज़्यादा था। अभी धीरे-धीरे करके कम होकर इस बार लोएस्ट देखने को मिला 46। तो इसमें कोई कोई भी नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखने को नहीं मिला कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो चल रहा है, बिल्कुल नहीं। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, जो पहले बहुत दिनों के बाद हाथ में पैसा आ रहा था, वो आज फटाफट पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के ज़रूर सोचता हूँ, क्योंकि हाँ, अभी मेरा फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उसी जगह पे टेल लेता हूँ जब कोई पैटर्न क्रिएट होता है। तो ऑब्वियसली इस लेवल में अगर इस सपोर्ट को टच करके अगर रीब्रेक किए तो और वॉल्यूम के साथ रीब्रेक किए तो फिर से यहाँ पे मैं ज़रूर कुछ क्वांटिटी ऐड करूँगा, तब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का एक पॉजिटिव व्यू होना चाहिए, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एकदम ग्राउंड लेवल से उठकर आज 40,000 करोड़ के आसपास कंपनी बन चुके हैं। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो कुछ दिनों से लगातार गिरावट हो रहा है, तो क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं।
हम लोग को प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं? मुझे जो जितने सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मेरा एंटी टॉप लेवल में है, अभी इतना करेक्शन हो चुका है तो क्या करूँ? देखिए अपनी कौन-सा बात सोचकर इस कंपनी को और बाय किया, सबसे पहले वो याद रखिए, वो सबसे पहले सोचिए। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनीज़ को और बाय सेल करने से पहले आपको हमेशा एक क्लियर कट विज़न होना चाहिए कि हाँ, मैंने क्यों एंट्री लिया और क्यों एग्ज़िट करूँगा? और अगर एग्ज़िट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जब इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, तब मैंने आपको वीडियो बना के शेयर किया, क्यों एंट्री लिया? क्योंकि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। उसके बाद जब भी इस रेंज को ब्रेकआउट किया और उसके बाद रीटेस्ट करके ब्रेकआउट किया, तब मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट 30% के आसपास था, तो फाइनली 30% तक टारगेट मिल चुके हैं। फिर से मैं एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ, जब यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट करेगा तो मैं फिर से एंट्री लूंगा। तो एक क्लियर कट विजन होना चाहिए कि हाँ, मैंने क्यों एंट्री लिया, किस बेसिस में लिया। हम लोग करते क्या है, ना सोच समझ कर किसी भी जगह पे एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद जब करेक्शन होता है तो हम लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि एंट्री गलत ले लिया, अभी क्या करूँ, क्या एग्जिट कर लूँ, क्या लॉसेस में बेच दूँ। देखिए लॉसेस में बेचने का आपका रीज़न भी होना चाहिए कि हाँ, मैंने किस बेसिस में लिया, क्या सही में कंपनी सही है कि गलत है। कंपनी गलत मतलब कंपनी सही है, क्या रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं, ये सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। जैसे आप इस कंपनी को अगर फाइनेंशियली ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। 500 करोड़ से 600 करोड़ बना था, उसके बाद 900 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद नेट प्रॉफिट 43 करोड़ से 70 करोड़ बना, उसके बाद 104 करोड़ बना, उसके बाद 157 करोड़ बना। इसका मतलब एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ तो रिजर्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, और उसके साथ साथ बोरिंग्स जो है वो भी यहाँ पे कम होता देखने को मिले। हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा इस बार थोड़ा-सा बोरिंग्स का ज़्यादा हुआ, 376 करोड़। और पॉज़िटिव पॉइंट्स यही है कि कंपनी के हाथ में 575 करोड़ है। मतलब कंपनी के हाथ में जो 376 करोड़ का जो कर्ज़ा है, उस कर्ज़े को वो ईज़िली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी खुद के हाथ में 576 करोड़ है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। अगर ये सारे पॉइंट्स सही में ठीक-ठाक आपको दिखे, उसके बाद अगर कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बने, तब एंट्री लेना सही होगा। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, सारी चीज़ों को समझ कर काम करिए। आप लोग करते क्या है, आप लोग किसी भी जगह पे एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद आप चिंता में पड़ जाते हैं। तो चिंता में नहीं पड़ना है। हाँ, हमेशा आप जब एंट्री लेते हैं, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, उसको सोच समझ कर लीजिएगा। देखिए, मेरे तरफ से कोई भी किसी कंपनी के ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। काम करना है, तो सारी चीज़ों को समझ कर, सोच कर काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर लगातार कुछ दिनों में एक प्रेशराइज देखने को मिला है। कंटिन्यूसली एक सेलर मोमेंटम देखने को मिला। क्यों मिला वो मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, यहाँ पे कफ विथ हैंड पैटर्न्स बना, छोटा सा बना, और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ था। मैं एक बार आपको मार्किंग कर देता हूँ और भी आपको क्लियर कट हो जाएगा। देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक कप विद 100 पैटर्न्स बना था और उसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे देखिए छोटा सा एक कप विद 100 पैटर्न्स बना। यहाँ पे देखिए कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और उसका भी टारगेट अचीव हुआ। देखिए टारगेट अचीव होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई कंपनी का टारगेट अचीव होता है किसी लेवल में, वहाँ से करेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बनने के बाद टारगेट हुआ, नीचे आए, फिर से देखिए यहाँ पे एंट्री होने के बाद टारगेट बना, फिर से नीचे आए। तो हमेशा आपको एक पॉइंट्स पे याद रखना है कि जब टारगेट बनेगा, उस टारगेट में बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे। तो एग्जिट करेंगे मतलब क्या है, सेलर सेलर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो सेलर बढ़ने के कारण एक करेक्शन मूड जरूर दिखेगा। तो मुझे कुछ दोस्तों ने एक कमेंट्स किया कि सर इस कंपनी के ऊपर आपका क्या राय है। देखिए ओलेक्ट्रा गेंटेक एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, इस बात को आप हमेशा याद रखना, क्योंकि इस कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस ही बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाला एक लीडर कंपनी है, और फ्यूचर में बसेस का जो ग्रोथ है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बसेस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस के लिए, तो इस कंपनी के एक पॉजिटिव थिंकिंग और व्यू जरूर देखने को मिलेगा। हर स्टेटों में इस कंपनी का अगर बिजनेस चलता रहे, अगर चालू हो जाए, तो कंपनी के ऊपर एक बिग मैसिव जंप देखने को मिल सकता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, इलेक्ट्रिक बसेस दुनिया अभी फिलहाल के लिए स्टार्टिंग हो चुका है, तो इसको ग्रोथ करने में और भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया में से 3% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलते हैं, और जहाँ पे चाइना में 33% तक गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलते हैं। तो कितना बड़ा फ़र्क है, आप कितना बड़ा अंतर है आप देख सकते हैं। तो उसको रिकवरी जब करेंगे तो इस कंपनी के भी ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके क्वांटिटी को ऐड कर रहा है। म्यूचुअल फंड के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है।
मगर एफएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है, आप देख सकते हैं रिफिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 1440 करोड़ की कंपनी है। छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने धमाका जैसा सेल्स को मेंटेन किया। इतनी छोटे कंपनी होने के नाते भी 300 करोड़ का सेल्स मेंटेन करना और प्रॉफिट भी 7 करोड़ से डायरेक्टली 20 करोड़ तक पहुंचना, तो ये कोई आम आम बात नहीं है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है स्प्लिट का। कंपनी 22 तारीख को आपको स्प्लिट देने वाले है, हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाले है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 2 रुपया बनने वाला है। तो यही अपडेट आपको देना था। इसमें कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोच समझ कर काम करिए, क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस के चक्कर में डायरेक्टली निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे थे। तो इसलिए मैं इस वीडियो स्टार्ट किया हूँ कि स्प्लिट एंड बोनस का अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, क्योंकि बीच में मैंने बंद कर दिया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर आपने अपडेट देना बंद कर दिया और हम लोगों को पता ही नहीं चला कि कौन सा कंपनी के ऊपर स्प्लिट एंड बोनस आ रहा है। तो प्लीज़ अपडेट देते रहिए। हाँ, इसीलिए मैंने इस कंटेंट को कंटिन्यू किया। और मेरे वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिले, जानकारी अच्छा मिले, तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।